और कुछ लोग ये कहता है कि मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा। ये देश हमारा है, हमारे पूर्वजों का है, हमारे बाप दादाओं का है। ये अमित शाह मोदी के बाप का नहीं है कि हमको कोई यहाँ से निकाल दे। सोचते हैं जिनको ये धमकी दी जाती है और जो सोच रहे हैं कि हमको यहाँ से भगा दिया जाएगा, उनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत अगर आज गैर कौम है तो हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी ताकत मुसलमान है। यहाँ पर मौजूद हमारे वाम कांग्रेस जोट के तमाम लीडर्स और आप सभी ग्वालपोखर के दूर दराज गांव से आए हुए तमाम वाम कांग्रेस जोट के तमाम इनकलाबी साथी और बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, सबको मेरा सलाम नमस्कार के साथ चंद बातें आप लोगों के सामने रखते हैं। आज की ये मीटिंग ये सिर्फ ग्वालपोखर के वाम कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों को यहाँ पर लेकर मीटिंग की जा रही है। जिम्मेदार लोगों का मतलब है कि जो जिम्मेदारी के साथ सियासी तौर पर अपने अपने इलाके में, अपने अपने बूथ में आप लोग अपना सियासी परचम लेकर आप आवाम की खिदमत करते हैं। वहां के आवाम आपको बतौर लीडर, बतौर नेता आपको मानते हैं। ऐसे लोगों को बुलाया गया है। इसलिए ये वर्कर्स मीटिंग है, जो पार्टी के हम लोग वर्कर्स हैं, हम सबकी मीटिंग। मैं आप लोगों के सामने कोई नया शख्स नहीं हूं या मेरा चेहरा कोई नया नहीं है। आज मेरे चेहरे को जो पहचान मिली है पूरे मगरिबी बंगाल में या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पर आज मेरा नाम जाना जाता है, तो इसका जो सेहरा है वो ग्वालपोखर के जिम्मे जाता है। क्योंकि आप ही लोगों ने इसी सरजमीन से एक हिंदुस्तान के सबसे कम उम्र के उम्मीदवार को आप लोगों ने अपना प्यार, मोहब्बत और वोट देकर कामयाब बना के मगरिबी बंगाल के विधानसभा में भेजा था। अब मुझे वो दिन भी याद है जब मैं एमएलए बन गया। आप लोगों की दुआ से आप लोगों ने मुझे जिताकर भेज दिया और मैं जब असेंबली के गेट पे दाखिल होने जा रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक दिया। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक दिया। तो मैं बोला कि मुझे अंदर जाना है, तो वो बंगला में मुझसे कहता है कि এটা ঘোরার জায়গা নয়, কলকাতা ঘুরতে এসছো তো বাইরে যাও। ये कोलकाता घूरते एसो तो बाहर जाओ। तो हम भी थोड़ा मजाक के मूड में आ गए, तो हम भी उनसे मजाक करने लगे। এখানে ভিতরে গিয়ে ঘুরলে কি অসুবিধা আছে, বলতে এটা বিধানসভা, এখানে বিধায়করা আছে। তো আমি বলে বিধায়ককে তো জনগণই তৈরি করে, তাহলে আমিও গিয়ে একটু ঘুরে আসি। তো বলে না, ঘুরতে পাবে না, এখানে ঢোকা যায় না, এটা হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড এরিয়া। এটা হচ্ছে খালি এখানে যাদের অনুমতি, যারা বিধায়ক হবে তারাই ঢুকতে পারবে। ये बात अभी हो रही थी, तो दूसरा गार्ड अखबार लेके दौड़ता हुआ चला आ रहा है, हाथ में अखबार है और दौड़ते हुए आ रहा है। और वो चिल्लाते हुए आके उसको बोलता है, जो गार्ड हमको रोका था, बोलता है पागल की करछी, उन्हीं एमएलए साहब, हां वही तक पेपर छवि बेरिए थे। तो पेपर खोल के दिखाता है, फ्रंट पेज में मेरा फोटो छपा हुआ है। तो ये कहानी जो है, ये एक बहुत आप लोगों की मोहब्बत का जो ये नमूना है कि एक सबसे कम उम्र का एमएलए बना के आप हमको बंगाल में भेजे। और उसके बाद एक इकोनॉमिक्स टाइम्स बोल के एक अखबार है, जिस अखबार में एक सर्वे चला, उस वक्त हिंदुस्तान के 10 नौजवान को चुना गया था। जो 10 नौजवान अलग अलग फील्ड में, वो लोग कुछ अलग कारनामा किया हो, ऐसे 10 नौजवान को हिंदुस्तान में चुना गया था। तो उस 10 में एक नौजवान आपका एमएलए अली इमरान नल्वी था। और उसी में पता चला कि उस वक्त हम सिर्फ बंगाल के सबसे कम उम्र के एमएलए नहीं थे। 2009 नवंबर के महीने में जब आप लोग हमको जिताए थे, उस वक्त हम पूरे हिंदुस्तान का जितना भी विधानसभा है उसमें सबसे कम उम्र का एमएलए बन के गए थे। ये जो पहचान मिली है ना, ये आप लोगों की देन है, आप लोगों की मोहब्बत का नतीजा है। और आज उसी मोहब्बत पर और आपकी दुआओं और आपकी की ताकत पर खड़े होकर हम लड़ते लड़ते आज यहाँ है कि आपकी मोहब्बत और आपकी ताकत ने मुझे ये हौसला दिया कि मैं रुका नहीं।
मैं पीछे मुड़ा नहीं, मैं झुका नहीं, मैं टूटा नहीं, मैं आगे बढ़ता गया। और कभी मैंने सोचा नहीं था कि शायद ये मुकाम भी मुझे मिलेगा। आज जिस मुकाम पर आप लोगों ने मुझे लाकर खड़ा किया है कि रायगंज लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस पार्टी ने मुझे यहाँ भेजा है, वाम कांग्रेस जोट के समर्थन के साथ मुझे आज यहाँ पर लड़ने के लिए आप लोग लेकर खड़े हैं। तो ये जो मुकाम है, ये मुकाम विक्टर का नहीं है। विक्टर एक शख्स हो सकता है, विक्टर एक चेहरा हो सकता है, लेकिन ये मुकाम आज जो मिला है ये हम लोगों को मिला है, पूरे इलाके को, पूरे ग्वालपोखर को, पूरे चकलिया को, पूरे करंदगी को, पूरे इस्लामपुर को, पूरे रायगंज को ये मौका मिला है। क्योंकि इससे पहले हम लोगों को ये मौका कभी नहीं मिला। हम लोगों ने हमेशा इस इलाके में वोट देकर लोगों को जिताकर मसनद में बैठा तो दिया, लेकिन हमारे यहाँ से कभी कोई मसनद में पहुंचने के लिए तैयार नहीं हुआ। आज ये आपकी मोहब्बत है, आपकी दुआ है कि आज नाम भले मेरा हो, चेहरा मेरा हो, लेकिन ग्वालपोखर की सरजमीन से, इस इलाके से, यहाँ की मिट्टी से पैदा हुआ एक नौजवान आपका रहनुमा बन के दिल्ली के संसद में बैठ के मोदी के हाथ में हाथ मिलाकर बात करने की ताकत रखेगा। अगर वहां पर आपके सामने बोलने के लिए कोई खड़ा होगा तो वो आप देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि आपका बेटा बोल रहा है, आपका भतीजा बोल रहा है, आपका भाई बोल रहा है, आपका कोई अपना बोल रहा है। ये मौका आज हम लोगों को मिला है, इस मौके को हम लोगों को गंवाने की जरूरत है। एमपी बहुत बनते हैं, इससे पहले भी कई एमपी बने। 1952 से चुनाव शुरू हुआ हिंदुस्तान में। 1952 से लेकर आज तक हम लोग चुनाव देखते आ रहे हैं। पंचायत हो, समिति हो, जिला हो, एमएलए हो, एमपी हो, चुनाव आ रहा है, जा रहा है, लोग जीतते हैं, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, मुखिया बनते हैं, प्रधान बनते हैं, हम वोट देते जा रहे हैं। लेकिन हर चुनाव के बाद हमारी हालत जहां थी हम वहीं रहते हैं। हम लोग परचम में बढ़ जाते हैं कि मैं तो इडा पार्टी करछी, मैं उडा पार्टी करछी। हम परचम में पट के हम पार्टी को तो जिताने में लग जाते हैं, लेकिन हम अपना रहनुमा नहीं चुन पाते हैं। पार्टी जीतती है, सरकार भी बन जाता है, लेकिन हमारा रहनुमा नहीं बन पाता है। वो या तो पार्टी का रहनुमा बन जाता है या तो सरकार का रहनुमा बन जाता है, लेकिन अवाम का रहनुमा बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। और मैं आपको यही यकीन दिलाना चाहता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि वामफ्रंट में था, आज कांग्रेस में चला गया है। मैं भी मानता हूं, मैं वामफ्रंट में था, फॉरवर्ड ब्लॉक में था, आज मैं कांग्रेस में हूं। परचम भले मेरा बदला हो, मेरा मिजाज नहीं बदला है। परचम बदला है, विक्टर का कैरेक्टर नहीं बदला है। विक्टर जो पहले था, विक्टर आज भी वही है, और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो कल भी विक्टर वही रहेगा। तो ये चीज आप लोगों से मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। और आप लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज मेरे मुखालफत में जो ताकतें खड़ी हैं, बीजेपी, तृणमूल, ये जो ताकतें हैं ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। जो बीजेपी का आज उम्मीदवार है कार्तिक पॉल, कार्तिक पॉल नाम है, कार्तिक पॉल बीजेपी का उम्मीदवार है। ये कुछ दिन पहले कलियागंज म्युनिसिपैलिटी में तृणमूल का चेयरमैन हुआ करते थे। ये तृणमूल पार्टी का चेयरमैन थे, आज वो बीजेपी का कैंडिडेट है। और जो तृणमूल का कैंडिडेट है वो रायगंज में बीजेपी का एमएलए है। बीजेपी का एमएलए, तृणमूल का कैंडिडेट, तृणमूल का चेयरमैन, बीजेपी का कैंडिडेट। तो ये जो अदल बदल का खेल चल रहा है, तो ये खेल उन लोगों का अब पब्लिक समझ गया है कि जो बीजेपी है वही तृणमूल है, जो तृणमूल है वही बीजेपी है। तो ये बीजेपी और तृणमूल के खेल से अब हम लोग को बाहर निकलना है। क्योंकि एक तरफ वो अपने आप को आज कन्हैया लाल अग्रवाल जो आज जिला के प्रेसिडेंट हैं, यही जो आज जिसका वोट मांगने के लिए रब्बानी साहब गांव-गांव घूम रहे होंगे कि तृणमूल का कैंडिडेट को वोट देना होगा कृष्ण कल्याणी को। यही कल्याणी रब्बानी साहब के जिला प्रेसिडेंट कन्हैया लाल अग्रवाल को रायगंज में हराया था बीजेपी से। और आज वही कन्हैया लाल अग्रवाल आके बोलते हैं कि कृष्ण कल्याणी को वोट देना होगा। तो ये बात को समझिए, इन लोगों का खेल जो है, जिसको बीजेपी बन के हराया तृणमूल वाला जिसको हराता है बीजेपी बन के, फिर वही लोग आके एक हो जाता है और बोलता है कि ना
पार्टी को वोट देना होगा। तो पार्टी जो हम लोग करते हैं तो पार्टी का एक उसूल होगा, उसका कोई मकसद होगा। ना तो टीएमसी का कोई मकसद है, ना बीजेपी का कोई मकसद है, ना इनका कोई उसूल है। इनका एक ही मकसद है कि आवाम को लूटो, आवाम को मारो और सत्ता पर राज करो, यही इनका मकसद है। और हम लोग वाम कांग्रेस जोट के लोग हैं, हम आवाम के साथ हैं, हम ऐसी ताकतों के खिलाफ हैं जो आवाम के खिलाफ है। हम आवाम के साथ हैं, जो आवाम पर जुल्म करेगा हम उसके खिलाफ हैं। आपकी ढाल, आपकी आवाज, आपकी ताकत बनकर हम लोग खड़े होते हैं। और ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं मिसाल देना नहीं चाहता हूँ कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन जब भी आपने आवाज दिया है, वो ग्वालपोखर हो, चाहे वो इस्लामपुर हो, चाहे करंदी हो, चाहे चाकुलिया हो, चाहे कोई और जगह हो, यहाँ तक कि सिर्फ उत्तर दिनाजपुर ही नहीं, बंगाल के मुख्तलिफ जिलों में जहाँ पर जुल्म हुआ है, अगर मेरी आवाज वहाँ पहुँचने के लायक रही है, मैं वहाँ खड़ा हो सकता हूँ जाकर, तो मैं वहाँ भी खड़ा होकर वहाँ भी गरीब किसान मजदूरों की आवाज बन के खड़ा हुआ हूँ और ये लड़ाई मैं लड़ते हुआ। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा, ये जो लड़ाई है ये सिर्फ एक चुनाव जीतने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है हमारे देश को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि आज आप लोग जान रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी धीरे धीरे अपनी तानाशाह का जो हुकूमत में आने के बाद जिस तरह से अपना तानाशाही को धीरे धीरे मजबूत करते जा रही है, उसका नमूना हम लोग को देखने को मिल रहा है कि किस तरह से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, हिंदुस्तान पाकिस्तान के नाम पर देश में नफरत की सियासत फैलाई जा रही है और हमारे मासूम बच्चों में नफरत का बीज बो दिया जा रहा है, ताकि आने वाले कल में पूरा देश जो है इस नफरत की आग में जलता हुआ, झुलसता हुआ नजर आएगा। उसको बचाने की लड़ाई है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक जगह एक साथ रह सकते हैं इस देश में, और ये हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है। आप मुसलमान हैं, आप रोजा रख सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, आप अपनी इबादत कर सकते हैं, आपको कोई कानून नहीं रोक सकता है। आप अगर हिंदू हैं तो आप पूजा कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपना कीर्तन कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। एक ईसाई को भी, एक सिख को भी ये हक है। लेकिन आज हिंदुस्तान में एक नया संविधान बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी एक मजहब को सिर्फ निशाना बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि CAA लागू कर दिया गया है, और CAA के नाम पर कि दूसरे मुल्क से आए हुए लोगों को देश का नागरिक बनाया जाएगा। और एक ही मजहब है के लोग हैं जिसको नागरिकता नहीं। সবাই কে সব জায়গায় গিয়ে গিয়ে আমাদেরকে লড়তে হবে। এখন ভিক্টর ভাই তো একজন, ও কি সব জায়গায় যেতে পারবে? পারবে না। তো আমাদেরকেই লড়তে হবে। তার জন্য যে আছে আধা আবাদির কথা যে বলেছে রাহুল গান্ধী, তো আমাদেরই মা বোন, তো আমাদেরকে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সবাইকে বুঝাতে হবে। আমরা যেরকম লিডার্স আছি, সবাই কিছু আছি, তো গ্রামে যাব, আমাদের মা বোনদের বুঝাবো, যেহেতু ওরা আধা আবাদিতে আছে, তাই তো আমরা সবাই যেন এই কাজটা করি। আর তারপরে ভিক্টর ভাইকে জিতানোর জন্য সবাই जोरदार কাজ করি। तो আমি এবার বলবো, ভিক্টর ভাই आप आगे बढ़ो, अब हम आपके पास है, अब हम आपके साथ है বলে আমি আমার শেষ করে দিলাম। যে কাজগুলো আমরা কিন্তু আজকে যেখানে আছি 400-500 আমরা যে আছি সবাই কিন্তু আমরা কর্মী, সবাই আমরা নেতা, সবাই আসতে পারেনি, বিভিন্ন অঞ্চল থেকে 10 জন 12 জন 15 জন করে আমরা এখানে এসেছি। প্রাথমিক যে কাজগুলো আমাদের হচ্ছে সেই কাজগুলো আমাদের করতে হবে। প্রাথমিক কি কাজ? প্রাথমিক কাজ প্রথমে আমাদের এখান থেকে গিয়ে আমরা নিজের নিজের অঞ্চলে আমরা একটা ডেট ফিক্স করি, একটা আগে সব ওই অঞ্চলে বাম কংগ্রেস নেতৃত্ব আমরা আমাদের ওখানে বসতে হবে। খুব শর্ট টাইমের মধ্যে প্রত্যেকটা বুথে একটা করে মিটিং করতে হবে, এটা না হলে লোক জানতে পারবে না। কোথাও সকালে, কোথাও দুপুরে, কোথাও রাতে, সকালে একদিনে 3-4টা বুথে আমাদের মিটিং করতে হবে। প্রচারটাকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে, তুঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। অনেকে জানে না, তাদের বোঝাতে হবে সিপিএম এর ভোট মানে কংগ্রেসে যাচ্ছে, কংগ্রেস মানে সিপিএম যাচ্ছে, এই ব্যাপারগুলো আমাদের বোঝাতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা বন্ধু, বিগত 2014 সালে আমাদের এখানে বামফ্রন্টের এমপি ছিল সেলিম সাহেব। উনি যদি এমপি না হতেন আমরা বুঝতাম না যে একটা এমপির কতখানি ক্ষমতা, কত কাজ করতে পারে। এমন কোন অঞ্চল নাই গোটা রায়গঞ্জ 5 নম্বর লোকসভা কেন্দ্রে যে সে অঞ্চলে অন্তত 80 লাখ 90 লাখ 1 কোটি টাকার কাজ হয়নি। আমাদের এলাকাতে, আমার পাঞ্জিপাড়াতে হচ্ছে প্রায় 1 কোটি টাকার কাজ হয়েছে। তাহলে আমরা আমাদের ঘরের কাছে যাকে আমরা সবসময় পাই, তাকে কি আমরা এমপি হিসেবে জিতাতে পারবো না? সুবর্ণ সুযোগ আমাদের। আমাদের বলার অনেক কিছু আছে। বিজেপির হচ্ছে হিন্দুত্ব ছাড়া বিজেপির কাছে কোনো প্রচার নাই। তৃণমূল লক্ষ্মী ভান্ডার ছাড়া কোনো প্রচার নাই।
লক্ষ্মী ভান্ডার, লক্ষ্মী ভান্ডার, লক্ষ্মী ভান্ডার, অনেকে দেখবেন এই লক্ষ্মী ভান্ডার ত্যাগ করে দিচ্ছে। আপনারা দেখলেন সন্দেশখালী নিয়ে কি পরিস্থিতি, ওখানকার মহিলারা বলছে আমরা চাই না এই লক্ষ্মী ভান্ডার। তাহলে আমরা আমাদের মা বোনদের আমাদের বোঝাতে হবে এই লক্ষ্মী ভান্ডারের পিছনে না ছুটে আমরা আমাদের যে এমপি, আমাদের এলাকায় যে ক্যান্ডিডেট হয়েছে তাকে আমাদের জিতাতে হবে। আমরা কিন্তু সবাই এখানে নেতৃত্ব আছি, ভাষণ দেওয়ার জায়গা আমাদের এখানে না। আজকে আমাদের আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা এখানে যে বাম কংগ্রেস জোটের কাজ এখন থেকে আমাদের শুরু করতে হবে। আমি পাঞ্জিপাড়া অঞ্চলে যেহেতু বাড়ি, সেজন্য পাঞ্জিপাড়ার হয়ে আমি একটা কথা স্পষ্ট বলতে যে আমরা কিন্তু আজকে থেকে পাঞ্জিপাড়ায় কাজ শুরু করে দেবো। আমরা 24টা ওয়ার্ডে খুব কম সময়ের মধ্যে, শর্ট টাইমের মধ্যে 7 দিনের মধ্যে আমরা 7 দিন 8 দিনের মধ্যে 24টা ওয়ার্ডে বসবো। একটা বুথ কমিটি করতে হবে, তাহলে কারা বুথ পাহারা দিবে? বুথ, একটা বুথের মেন কিন্তু হচ্ছে বুথ কমিটি। সেই বুথ কমিটি 10 জন 15 জন 20 জন যদি আমরা না রাখতে পারি, তারা যদি বুথটা আমরা সামলাতে না পারি, তাহলে কিন্তু আমরা কিছু বলতে পারি না। আমরা যত বড় নেতাকে হই না, যত বড় আমরা নেতা হই, সেটা আমি মনে করি